स्वागत सल्यूट गाइस। आज हम क्लास 7 सिविक्स चैप्टर 2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। अब आपको तो याद ही है, पिछले पार्ट में हमने काफी कुछ कवर कर लिया था चैप्टर का, और आज के पार्ट की शुरुआत करेंगे हम कुछ स्टोरीज से। आपके चैप्टर में 2 शॉर्ट स्टोरी दी हुई है, एक जो रियल लाइफ पे बेस्ड है और दूसरी जो फिक्शनल है। जो पहली स्टोरी है वो हकीम शेख जी के बारे में है। हकीम शेख was a member of an organization। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, PBKMS। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी और उसके मेंबर थे एक हकीम शेख। ये ऑर्गेनाइजेशन थी एग्रीकल्चरल लेबरर्स की, जो वेस्ट बंगाल में थे। 1992 की बात है। एक शाम को क्या हुआ, गलती से हकीम शेख जी जो है एक्सीडेंटली एक रनिंग ट्रेन, एक चलती हुई ट्रेन से नीचे गिर गए, जिसकी वजह से उनको काफी हेड इंजरीज हो गई, उनके सर पे चोट लग गई। काफी सीरियस कंडीशन में थे, उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत थी, इसलिए उनको तुरंत ही पास में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल था कोलकाता में, वहां पे ले गए। लेकिन उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भी खाली बेड ही नहीं था, इसलिए वहां पे वो एडमिट नहीं हो पाए। फिर वो दूसरे हॉस्पिटल्स में ले गए, लेकिन वहां भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, या तो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी या फिर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। इस तरह से इस क्रिटिकल स्टेट में उन्होंने 14 आवर्स स्पेंड किए, जहां पे उनको 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले गए, लेकिन कहीं भी इलाज नहीं हो पा रहा था। फाइनली उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पे उनको ट्रीटमेंट मिली और वो ठीक हो गए। ठीक होने के बाद हकीम शेख जी ने और PBKMS जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों ने कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट जो वेस्ट बंगाल में थे, कि इतनी क्रिटिकल स्टेट में भी उनको वहां पे एडमिट नहीं किया जा पाया और उनको वहां पे ट्रीटमेंट नहीं मिल सका। जो दूसरी स्टोरी है वो 2 फ्रेंड्स के बारे में है, 2 छोटे बच्चे हैं। एक का नाम है अमन, दूसरे का नाम है रंजन। रंजन जो है वो थोड़ी वेल टू डू फैमिली से हैं, उनके पेरेंट्स के पास थोड़े पैसे हैं, और अमन जो है उनके घर में पैसों की थोड़ी सी कमी है, लेकिन दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों अमन और रंजन जो हैं, दोनों को बुखार हो गया था, वायरल फीवर हो गया था, और दोनों काफी टाइम बाद स्कूल आए और आपस में मिले। तो अब दोनों को ही फीवर था, तो दोनों जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। रंजन जो है वो बता रहे हैं कि उनके फादर उनको डॉक्टर के पास लेके गए थे। एक नया हॉस्पिटल खुला था किंग्सवे में, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था और बहुत ही अच्छा था, अंदर से बहुत साफ सुथरा था और वहां पे काफी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। और ऑब्वियसली महंगा हॉस्पिटल था, वहां पे पैसे ज्यादा लगते हैं, क्योंकि रिसेप्शन पे, जैसा कि उन्होंने बताया स्टोरी में, कि रिसेप्शन में डॉक्टर को देखने से पहले ही उनको 500 रुपीज डिपॉजिट करने पड़ गए। डॉक्टर ने रंजन को बहुत सारे टेस्ट करवाने बोले, और जो स्टाफ था वो काफी वेल बिहेव था। रिजल्ट्स आने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद वो लोग फिर से डॉक्टर से मिलने गए, और डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ वायरल फीवर है, कोई टेंशन की बात नहीं है। उन्होंने दवाइयां लिख दी और ये लोग घर आ गए। वहीं दूसरी तरफ अमन ने अपनी स्टोरी सुनाई। वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे। पहले उनके फादर ने कहा कि हम नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, और उनको काम पे जाना था। लेकिन फाइनली जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, वहां पे काफी लंबी लाइन थी, उनको लाइन में वेट करना पड़ा। जब अमन की बारी आई डॉक्टर से मिलने के लिए, तो डॉक्टर ने उनको एग्जामिन किया और ब्लड टेस्ट कराने बोला। जब वो टेस्ट करवाने गए तो जो टेस्टिंग रूम था वहां पे भी काफी भीड़ थी, और 3 दिन के बाद उनको ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स मिले, और तब वो फिर से हॉस्पिटल गए और डॉक्टर से मिले, जहां पे उनको मालूम पड़ा कि अमन को भी वायरल फीवर है। डॉक्टर ने बहुत क्लियरली बता दिया, कोई प्रॉब्लम, टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ वायरल फीवर है, और एक सिंपल सी फीवर कम करने वाली दवाई दे दी। तो इस बात पे रंजन को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उनको लगा कि उनको तो इतनी सारी दवाइयां लिखी थी और पूरा प्रोसेस था वो बहुत ज्यादा कॉस्टली था, बहुत सारे पैसे लगे। तो इस बात पे अमन ने कहा, नहीं यार, मेरे में ज्यादा पैसे नहीं लगे थे, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं था, और कोई बहुत एक्सेसिव मेडिसिन भी नहीं दी थी मुझे। तो अब ये जो 2 स्टोरीज हमने पढ़ी, इससे आपको आइडिया ऑलरेडी लग गया होगा कि हम कौन सी 2 चीजों की बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज वर्सेज प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ केयर जो होता है वो इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वो हेल्थ सर्विसेज होती हैं, हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स होते हैं जो गवर्नमेंट रन करती है। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में होता है। काफी सारी जो वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज हैं वो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और वहां पे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और ये इस तरह से प्लेस किए जाते हैं पूरी कंट्री में कि ये रूरल एरियाज को भी और अर्बन एरियाज को भी, मतलब गांव को और सिटीज को, दोनों को कवर कर सके। इनमें एक और ये खासियत होती है कि ये हर तरह की प्रॉब्लम्स, हर तरह की जो इलनेस है, उसका ट्रीटमेंट वहां कराया जा सकता है। जो कॉमन बीमारियां होती हैं वहां से लेके इवन जो स्पेशल सर्विसेज होती हैं, जो स्पेशल ट्रीटमेंट्स होते हैं, उन सब के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इक्विप्ड होते हैं। जो विलेज लेवल पे हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो बहुत बड़े या इलैबोरेट नहीं होते हैं, वहां पे जनरली एक नर्स होती हैं और एक हेल्थ वर्कर होते हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है मैक्सिमम कॉमन इलनेसेस जो होती हैं, जो कॉमन बीमारियां होती हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, इनकी ट्रेनिंग रूरल एरिया की हेल्थ वर्कर्स को दी जाती है। अब यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेस एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक चीज होती है। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC बोलते हैं।
PHC में डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, जिनके सुपरविजन में नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन किया जाता है, ठीक है। और ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ये लोग रूरल एरियाज में जाते हैं, विलेज एरियाज में, गांव के एरियाज में जाते हैं, और वहां पे जो नर्सेज, जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, अब आपको समझ में आया कि वो PHC में, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर्स के अंडर में ट्रेनिंग लेके आए होते हैं। इसीलिए उनको मालूम होता है कि जो कॉमन बीमारियां होती हैं, जो एवरीडे की बीमारियां होती हैं, जो अक्सर लोगों को हो जाती हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है, उनका इलाज कैसे करना है। ऐसे जो सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ये काफी विलेजेस कवर करते हैं। तो इसका मतलब विलेज लेवल पे, एक सिंगल विलेज के लेवल पे एक सिंपल सा हेल्थ सेंटर होगा जहाँ पे एक नर्स और एक हेल्थ वर्कर होगी। फिर कुछ विलेजेस के ऊपर क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहाँ पे एक डॉक्टर भी प्रेजेंट होता है। फिर अगर हम इससे ऊपर आएंगे तो क्या जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सारे हेल्थ सेंटर्स को सुपरवाइज करता है। आप समझ रहे हो, ये एक चेन ऑफ कमांड है। सबसे नीचे नॉर्मल हेल्थ सेंटर्स आ गए, फिर PHC आ गया, फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ गया, और फिर जब आप बड़ी सिटीज की बात करते हो तो वहां पे बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। इनमें से कुछ स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं जो किसी एक या दो बहुत ही सीरियस बीमारियों के साथ डील कर रहे होते हैं। तो ये है पूरे हेल्थ सेंटर्स की चेन ऑफ कमांड जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के अंडर में आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली यहाँ पे ये आता है कि इन हेल्थ सर्विसेज को हम पब्लिक क्यों कहते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि गवर्नमेंट की जो ये कमिटमेंट है टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल सिटीजन्स, इसके चलते गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं। प्लस इन हॉस्पिटल्स को रन करने के जो पैसे हैं वो उससे आते हैं जो लोग टैक्स जमा करते हैं। इसीलिए ये फैसिलिटीज सबके लिए होती है। और इसीलिए एक और चीज आपको मालूम होगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या तो इलाज फ्री होता है या बहुत ही कम पैसों में होता है। वो इसीलिए क्योंकि वो टैक्स मनी से फंडेड होता है। इससे क्या बेनिफिट होता है कि इवन जो पुअर हैं, जो ज्यादा पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते अपनी ट्रीटमेंट के लिए, वो भी यहाँ पे इलाज करा सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। कोई भी बहुत वाइड स्प्रेड डिजीजेस होती हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस मतलब TB, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया, इन सब को प्रिवेंट करने का, इनके अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाने का, ये सब काम भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कैंपेन्स निकालते हैं, लोगों को अवेयर कराते हैं, लोगों से पार्टिसिपेशन लेते हैं कि उनको मालूम पड़े कि ये सब जो बीमारियां हैं ये कैसे फैलती हैं और इनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा, वापस एक बात पे जाते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो टैक्स मनी होता है उससे ये गवर्नमेंट सर्विसेज जो है हेल्थ की, ये फंडेड होती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो टैक्स मनी लोग जमा करते हैं, टैक्स सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को, उससे काफी सारी पब्लिक सर्विसेज रन होती हैं, जैसे कि डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवेज एक्सेट्रा। ये जो सर्विसेज हैं ये सारे सिटीजन्स को बेनिफिट करते हैं, क्योंकि हाईवे तो सभी यूज करते हैं ना। ये जो सर्विसेज हैं ये सभी लोग यूज करते हैं, और इन सर्विसेज में गवर्नमेंट का आना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सर्विसेज सिटीजन्स अपने आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। अगर आप और मैं जिम्मेदारी ले लें हाईवे बनवाने की, तो यार कैसे बनवाएंगे, आप खुद सोचो। पूरी कंट्री के हाईवे क्या हम लोग बना पाएंगे? तो ये सब जो है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, इस टाइप की जो चीजें हैं ये भी गवर्नमेंट टैक्स मनी से ही फंड करती है। कभी कभी अगर नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जैसे कि आता ही रहता है, कभी फ्लड्स हो जाते हैं, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाता है, उन सब के लिए जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन होता है, लोगों को जरूरत की चीजें पहुंचानी होती है, सब ठीक करना होता है, वो भी टैक्स मनी से जाता है। साथ ही साथ कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जो चीजें हमें चाहिए, जैसे कि स्पेस प्रोग्राम्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, मिसाइल प्रोग्राम्स, डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करना, इस टाइप की जो चीजें हैं वो भी टैक्स मनी से जाती है। तो अब आप समझ रहे हो कि जो गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, हमें लगता है अरे यार हम इतना टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। आप ये समझो कि वो बजट को एलोकेट करना कि किस चीज में कितना पैसा जाना है, ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। हम लोग घर का पैसा ही नहीं मैनेज कर पाते, हो सकता है आप अपनी पॉकेट मनी ना मैनेज कर पाते हो, हमेशा कम पड़ जाती है ना। तो यहाँ पे भी वही केस है। वापस आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब आप सुन सुन के बोर हो गए होंगे कि गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है सिटीजन्स को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, जो राइट टू लाइफ होता है जिसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। तो आपको हकीम शेख जी की स्टोरी याद है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी? उस केस में आपको जानना नहीं है कि कोर्ट ने क्या कहा? आपको याद है उन्होंने कोर्ट केस फाइल किया था, तो कोर्ट का फैसला क्या रहा उसमें? अभी बता देते हैं। कोर्ट ने कहा कि हकीम शेख जी सही कह रहे हैं, जिस तरह से उनको काफी देर वेट करना पड़ा और उनको एडमिट नहीं किया गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उसकी वजह से उनकी जान जा सकती थी। और अगर सही टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं, तो इसका मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ नहीं है यहाँ पे। इस केस में कोर्ट ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है ये नेसेसरी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं ये प्रोवाइड करना। और इसीलिए कोर्ट ने जो वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि आपको याद है ना वो वेस्ट बंगाल से थे,
तो जो वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट है उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उनको कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट को हकीम शेख जी को वो पैसे वापस करने पड़ेंगे जो उन्होंने अपने इलाज में खर्च किए थे। तो इन सब से हमको आइडिया लग गया कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है वो काफी जरूरी है हर कंट्री में, और वो अभी भी अपनी 100% कैपेसिटी पे लोगों को नहीं मिल पा रही। इनफैक्ट यूनिसेफ, आपको मालूम होगा, यूनिसेफ एक बहुत ही फेमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की। यूनिसेफ की अगर हम बात माने तो वो बताता है कि मोर देन 1 मिलियन चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर इन इंडिया फ्रॉम प्रिवेंटेबल इन्फेक्शंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंडिया में हर साल 1 मिलियन से ज्यादा बच्चों की डेथ होती है उन बीमारियों की वजह से जो एक्चुअली प्रिवेंट करी जा सकती है, जिनको रोका जा सकता है, जिनको अवॉइड किया जा सकता है। हमने डिटेल में अभी तक पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है वो डिस्कस कर ली, तो अब बचा क्या? प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। बहुत तरह की प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं जो हमारी कंट्री में अवेलेबल है। इस मामले में हमारी कंट्री काफी एडवांस्ड है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डॉक्टर्स के अपने प्राइवेट क्लिनिक्स भी होते हैं। रूरल एरियाज में, जो विलेज एरियाज हैं, वहां पे आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जिनको RMPs बोला जाता है, वो भी मिल जाएंगे। तो ये सब प्राइवेट लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। तो RMPs जो है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो आपको विलेज एरियाज में मिलेंगे, ये सब प्राइवेट लेवल पे काम करते हैं। और जो अर्बन एरियाज हैं, सिटीज हैं, वहां पे आपको बहुत सारे डॉक्टर्स मिल जाएंगे, और उनमें से मैक्सिमम डॉक्टर्स जो होते हैं वो किसी ना किसी सर्विस में स्पेशलाइज्ड भी होते हैं। जैसे कोई बच्चों का डॉक्टर है, कोई डायबिटीज का डॉक्टर है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है ना। इस तरह की बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स जो होते हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, मतलब वो डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं। बहुत सारी लेबोरेटरीज होती हैं जो डिफरेंट टेस्ट्स करती हैं और स्पेशल फैसिलिटीज भी ऑफर करती हैं, जैसे कि एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा। और इसके साथ साथ मेडिसिन शॉप्स भी होती हैं जहां से आप दवाइयां खरीद सकते हैं। तो जैसा कि आपको नाम से मालूम पड़ रहा है, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो गवर्नमेंट नहीं ओन करती है, और इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोगों को काफी पैसे देने पड़ते हैं। वो काफी कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। कोई भी सर्विस आपको यूज करनी है तो उसके लिए आपको काफी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी होती हैं जो हॉस्पिटल्स रन करती हैं, और वो दवाइयां भी मैन्युफैक्चर करती हैं और सेल करती हैं। तो अगर आप इस तरह से देखो तो काफी सुविधा है कि आपको हर कोने में कोई ना कोई मेडिकल शॉप मिल जाएगी। सो नाउ दैट वी हैव अ ब्रॉड आइडिया कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और प्राइवेट में क्या डिफरेंस होता है और वो क्या होते हैं, अब हम समझ लेते हैं कि दोनों की प्रॉब्लम्स क्या हैं और दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो एक बार बन गई हैं और उनमें उतना इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है एवरी ईयर जितना प्राइवेट में आ रहा है। मैक्सिमम प्राइवेट सर्विसेज जो हैं वो अर्बन एरियाज में सिचुएटेड हैं, सिटीज में हैं, और इनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। लोगों को काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं अपनी हेल्थ को सुधारने में अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाएं तो। मेडिसिन भी बहुत महंगी हो गई हैं। अगर आपने कभी दवाई खरीदी होगी तो आपको मालूम होगा कि मेडिसिन काफी महंगी आती है मोस्टली। काफी लोग इन मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर पाते जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, या वो पैसे बोरो करके फिर ये मेडिसिन खरीदते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी चीज का हो सकता है कोई सस्ता ऑल्टरनेटिव हो, लेकिन फिर भी लोग आपको महंगा वाला ऑल्टरनेटिव बताते हैं। तो इस तरह की थोड़ी बहुत गलत प्रैक्टिसेस भी जैसे हर इंडस्ट्री में होती हैं, वैसे इसमें भी होती हैं। आपकी बुक में ये स्टैटिस्टिक दिया हुआ है कि कभी भी कोई इलनेस होती है कि उस इलनेस के टाइम पे, उस बीमारी के टाइम पे पूरी कंट्री में सिर्फ 20% लोग ऐसे होते हैं जो पूरी दवाइयां अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी लोग जो होते हैं वो सारी दवाइयां अफोर्ड नहीं कर पाते। इंडिया का जो मेडिकल काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका एक कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स होता है। मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक कोड बना रखा है जो हर डॉक्टर को फॉलो करना होता है। उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप ये शपथ लें, आप ये कोड फॉलो करें, जिसको कहते हैं कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या हुआ? वो चीज जो सही है, जो मॉरली एक्सेप्टेबल है। तो इस कोड में लिखा हुआ है कि एवरी फिजिशियन शुड एज फार एज पॉसिबल प्रिस्क्राइब ड्रग्स विथ जेनेरिक नेम्स एंड ही शी शैल इंश्योर that there is a rational prescription and use of drugs। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि हर डॉक्टर को जितना हो सके उतना जेनेरिक नाम लिखना चाहिए ड्रग का। मतलब कोई स्पेसिफिक ब्रांड रिकमेंड नहीं करना चाहिए। आपको सिंपली दवाई का जो सॉल्ट है, जो कंपाउंड है, वो लिख देना चाहिए, जिससे कस्टमर के ऊपर हो कि वो कौन से ब्रांड का ले रहा है। आप किसी ब्रांड को फेवर मत करो। और डॉक्टर्स को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन है और जो दवाइयां हैं उनका लोग मिसयूज ना करें। आपकी बुक में एक और स्टैटिस्टिक दिया हुआ है कि एक रिपोर्ट के हिसाब से 40% लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं किसी भी बीमारी से रिलेटेड, उनको अपने इलाज के लिए या तो पैसे बोरो करने पड़ते हैं या अपना कोई ना कोई सामान बेच के पैसे इकट्ठा करने पड़ते हैं। और एक और प्रॉब्लम ये है, मेजर प्रॉब्लम, कि काफी लोग जो हैं, स्पेशली बच्चे, वो अंडर नरिश्ड हैं। उनको प्रॉपर खाना, प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो बार बार बीमार पड़ते हैं। कुछ कुछ जगहों पे साफ पानी नहीं आता, या प्रॉपर घर अवेलेबल नहीं है, एडिक्वेट हाउसिंग नहीं है, साफ सराउंडिंग्स नहीं है, गंदगी बहुत है, जिसकी वजह से वो अगेन एंड अगेन बीमार पड़ते हैं। और बीमार पड़ते हैं तो बीमारी का जो कॉस्ट है उसके इलाज का, वो भी ज्यादा आता है। विलेजेस में, जो रूरल एरियाज है, वहाँ पे एक और प्रॉब्लम है।
विमेन की हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। जो घर की औरतें होती हैं, अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो उनको तुरंत हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, उनको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि विमेन की हेल्थ, कुछ एरियाज में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि विमेन की हेल्थ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी मेल्स की है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हर कंट्री में है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था, कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती, उसको बनाना पड़ता है। तो हमें प्रॉब्लम्स मालूम है और अब सोल्यूशन की तरफ काम करना है। और जैसा कि हमने चैप्टर की एकदम स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, हेल्थ जो होती है वो सिर्फ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स और मेडिसिन से नहीं आती है, वो कुछ और बेसिक अम्यूनिटीज और सोशल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। इसलिए ये जरूरत है कि दोनों चीजों पे काम किया जाए। जो बेसिक अम्यूनिटीज हैं लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ सराउंडिंग्स, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हुआ था ना, तो आप लोग अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स है उनको साफ रखो यार। अगर आप कभी बाहर कूड़ा फेंकने जाते हो तो मत फेंको, क्योंकि उस कूड़े से, उस गंदगी से किसी की तबीयत खराब हो सकती है, और इसी तरह किसी और ने अगर कूड़ा फेंका है तो उससे आपकी भी तबीयत खराब हो सकती है। तो हर इंसान अगर ध्यान रखे तो हम एज अ सोसाइटी काफी कुछ कर सकते हैं इस रिगार्ड में। यहीं पे हम एग्जाम्पल देखते हैं केरला का। 1996 में केरला जो स्टेट है, वहां की गवर्नमेंट ने कुछ बड़े चेंजेस किए थे। स्टेट का जो 40% बजट है वो उन्होंने पंचायत को दे दिया था। पंचायत को ये फ्रीडम दिया था कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान कर सकते हैं और उस बजट को उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा था, विलेज लेवल पे वो लोग प्लान कर पा रहे थे और डिसाइड कर पा रहे थे कि उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, और जो उनकी बेसिक कम्युनिटीज थी जैसे कि फूड, वाटर, फीमेल्स का डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन सब चीजों पे वो खर्च कर पा रहे थे। इससे हेल्थ पे भी ध्यान दिया गया था, हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइड करने लग गए उस बजट से, जिसकी वजह से ओवरऑल सिचुएशन इंप्रूव हो गई। लेकिन इतना सब करने के बाद भी, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये काम आसान नहीं होता। अगर आप ये सोचो कि सिर्फ XYZ चीजें कर दो और पूरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इतने बड़े लेवल पे काम करना आसान नहीं होता। तो सोचिए, केरला ने इतना कुछ किया, फिर भी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रह गई थी, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन। आपने हेल्थ सेंटर खोल दिया, लेकिन वहां पे अभी भी मेडिसिन नहीं पहुंच रही थी। इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, अभी भी इतने बेड्स पूरे नहीं हो रहे थे जो सारे लोगों को केटर कर सके। नॉट इनफ डॉक्टर्स, ये प्रॉब्लम तो है ही। रूरल एरियाज में अभी भी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, तो ये प्रॉब्लम्स एड्रेस करनी रह गई थी। तो ये एग्जाम्पल तो हमारी कंट्री का ही था, केरला का। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कोस्टा रिका का। कोस्टा रिका एक कंट्री है और वहां का अप्रोच देखते हैं। सेंट्रल अमेरिका में कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज। इसका वन ऑफ द मेन रीजंस माना जाता है कोस्टा रिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो। बहुत साल पहले कोस्टा रिका, भाई उनके आसपास के नेबर्स इतने प्रॉब्लमैटिक नहीं होंगे, उनका जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, तो कोस्टा रिका ने एक फैसला लिया कि उनको आर्मी की जरूरत नहीं पड़ रही थी। उनकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो अच्छी हैं, तो कोस्टा रिका ने कहा हमारी आर्मी में हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, आर्मी की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। वो वैसे भी इतनी छोटी कंट्री है कि उससे कोई पंगा लेता भी नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि आर्मी नहीं रखेंगे और उसका जितना भी पैसा है वो हम हेल्थ में लगा देंगे, हेल्थ में, एजुकेशन में और दूसरी फैसिलिटीज में। कोस्टा रिका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ऐसा लिखा है कि जो हेल्थ है उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए लोगों की, और इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट को इस फील्ड पे बहुत काम करना पड़ता है। इसीलिए कोस्टन रिकन जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है बेसिक फैसिलिटी सारे सिटीजन्स को, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग। ये सब बेसिक फैसिलिटीज हैं जो कोशिश करी जाती है कि सारे सिटीजन्स तक पहुंच पाए। हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन को भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और स्कूल में भी हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, जिसकी वजह से ऐसा बिलीव किया जाता है कि कोस्टा रिका का जो हेल्थ एस्पेक्ट है वो इतना इम्प्रूव कर गया है, बाकी वर्ल्ड से इतना बेटर हो गया। इसी के साथ हमने ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए। मेरे वो सारे प्यारे स्टूडेंट्स जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, थैंक यू गाइस सो मच फॉर योर लव। आई रियली मीन इट फ्रॉम माई हार्ट। थैंक यू, यू कीप अस गोइंग। और जिन्होंने नहीं किया है वो अभी करो, मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। हमें बताओ कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय।